और काफ़ी लॉन्ग इनका मोर देन आई थिंक 30 ईयर्स से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, और इनसे जो है हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बात करेंगे। सर फैसल, अस्सलाम वालेकुम। आई वुड लाइक टू हैंड ओवर यू द स्टेज एंड प्लीज़, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सलमान, आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये हमारे यंग हैं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी एजेस नहीं है उससे ज़्यादा तो आपका एक्सपीरियंस है। सही। तो आप हमें जो है कुछ इस तरह टिप्स दें कि हम फ्यूचर में किस तरह मूव करें, और प्लीज़ हमारे क्वेश्चंस भी लाजमी लीजिएगा एंड में। ज़रूर 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 सर। सर चलें। स्टार्ट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप लोगों ने मुझे दोबारा इनवाइट किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप भी मैं आपके सेशंस में पार्टिसिपेट करता हूं और आप लोगों से बात करता हूं और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। अच्छा, आपने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, और तारीफ़ के साथ साथ आपने मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़ा दिया। 30 साल नहीं, मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी भी स्टिल आई एम लर्निंग अ लॉट। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेली बेसिस पे सीख भी रहा होता हूँ, और चूँकि सीखने की ना कोई उम्र है, और आप छोटों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, तो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसी बात करते हैं कि मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाज़ औक़ात सीखने को मिलती हैं। सो इंशाल्लाह ये सीखने सिखाने का प्रोसेस जो है वो चलता भी चला जाएगा। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं ऑफ़िशियली। मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख गई होगी। यस सर, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम फैसल एंड शेख है, और आई बिन इनटू टेक्नोलॉजी फॉर लास्ट 19 ईयर्स। 19 साल से मैं अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ, और उसमें हम लोग बहुत सारी सॉल्यूशंस देते रहे हैं। और राइट नाउ हम अब एआई टूल्स अपने डेवलप कर रहे हैं, चैटबॉट्स अपने बना रहे हैं, गेम्स हम डेवलप करते थे, ई कॉमर्स पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, एआई ब्रांडिंग, और कमर्शियल्स, एआई बेस्ड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, मीन्स यू नेम इट वी हैव इट। तो हमने इसमें काफ़ी काम किया हुआ है। एंड फॉर लास्ट 19 years we got 5,000 customers in 75 countries अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा पिछले 13 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री, और ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी हैं, उसके अंदर कंसल्टेंसी भी, पॉलिसी मेकिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग एज वेल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिज्यूमे राइटिंग। ठीक है जी, जिसको आप सीवी भी कहते हैं। रिज्यूमे और हो गई हमारी सीवी, उसके बाद हम आ जाते हैं कवर लेटर पे। ठीक है, कवर लेटर पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सीवी से पहले कवर लेटर ही दिखता है। तो कवर लेटर को हम ना सिर्फ डिस्कस करेंगे, बल्कि हम उसको बनाने की भी कोशिश करेंगे यूजिंग एआई। एआई में डेफिनेटली डीप सीक है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स हैं। बट हम उसमें से कोई एक टूल सेलेक्ट करेंगे और अपने कवर लेटर को बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सीवी को पहले, या रिज्यूमे को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली सीवी होती क्या है। सीवी बेसिकली आपका अपना एक ब्रोशर या आपका अपना एक फ्लायर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो उसका एक खूबसूरत सा फ्लायर बनाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोगों को इनवाइट किया इस वेबिनार के लिए, तो आपने उसका एक फ्लायर बनाया था। दिस इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। तो इसी तरह से सीवी जो होती है या रिज्यूमे जो होती है, ये आपकी अपनी ब्रांडिंग के लिए एक फ्लायर होता है। क्या यू आर सेलिंग योर सेल्फ और यू आर सेलिंग योर सर्विसेज। ठीक है, तो सीवी बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि बस एक जनरल सा फॉर्मेट उठाया और उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह फिल किया, और हमने कंपनीज़ को ईमेल्स करना या व्हाट्सअप करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ नीचे लिख दिया, सर प्लीज़ कंसिडर, आई नीड अ जॉब एंड ऑल दैट। लेकिन अब चूँकि स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है जॉब मार्केट का, और इसी तरह से जिस तरह हर चीज़ के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ गई है, लेटेस्ट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह अब एचआर के अंदर और आपका जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है।
जिस तरह से जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी कर रहे हैं, वैसे पढ़ाई लिखाई वैसे ही बड़ी ज़्यादा हो गई है आजकल, जो है लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं और जॉब्स मार्केट में कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट पे या मैं लिंक्डइन के ऊपर या मैं job.pk पे, ग्लासडोर पे, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जॉब्स जो है वो पोस्ट की जाती हैं, ये जॉब पोर्टल्स कहलाते हैं। अगर मैं एक जॉब भी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास 200-300 बहुत आराम से सीवीज़ आ जाती हैं। कल की बात है, मैंने तकरीबन कोई दोपहर को 1 बजे, 1 से 1:30 बजे के करीब एक पोजीशन ओपन की थी कि मुझे एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और एक सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर चाहिए। मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 150 के करीब एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे पास हर तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे जो हैं वो प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं। अब उन सीवीज़ को सॉर्ट आउट करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मेरे पास एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको हम ATS वॉल भी कहते हैं। जिस तरह से आपके सिस्टम के अंदर फायर वॉल होता है कि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस हैं, मैलवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो आपके कंप्यूटर में आने से उसको रोकता है, उसको हम फायरवॉल कहते हैं। इसी तरह से ATS वॉल जो है वो अब HR सिस्टम्स अपने पास लगवा रहे हैं, HR हेड्स जो हैं वो अपने अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपकी CVs को फ़िल्टर करता है। अब अगर मेरे पास कोई CV आती है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं उतरती, तो ये सिस्टम पहले ही उसको साइड में कर देता है और मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही CVs दिखती हैं। तो उसमें 75% to 80% CVs तो पहले ही शॉर्टलिस्ट हो जाती है। अब लोग जो कहते हैं कि हमने तो मास्टर्स भी किया हुआ है, हमने तो पढ़ा हुआ भी बहुत अच्छा है और हमारा तो एक्सपीरियंस भी है, पर हमें जॉब्स नहीं मिल रही। प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो CV है ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच ही नहीं पाती है और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें बेहतरीन CV बनानी नहीं आती। सिंपल सी बात है। अब उसको कैसे बनाया जाए, उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस पहले हम इस सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाके ये डिस्कस करते हैं कि उस CV को बनाया कैसे जाता है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 75 to 80% रिज्यूमेज़ होती हैं जो कि ह्यूमन आइज़ तक पहुँचती नहीं हैं और वो पहले ही सिस्टम उसको साइड में कर देता है और बहुत कम CVs होती हैं जो वहाँ तक पहुँचती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ATS के अंदर सारी चीज़ें हम फीड करते हैं, अब वो चाहे सिस्टमाइज्ड हो, ठीक है, सिस्टमाइज़ का मतलब उसमें AI नहीं होता, AI डिसाइड नहीं कर रहा होता, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स वगैरह हम ऐड कर देते हैं कि अगर ये कीवर्ड्स हो, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो CVs दिखा दो, बाकी डिलीट कर दो। एक तो मॉडल ये होता है, इसके अंदर AI इंटीग्रेशन नहीं होती, ये सिर्फ कीवर्ड्स को कैप्चर करता है, फ़िल्टर करता है और CVs को जो है वो कैटेगराइज करके हमें दिखा देता है। लेकिन एक और टूल है जो कि AI बेस्ड होता है, वो भी सेम एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लेकिन उसके वो AI पावर्ड होती है। वो क्या करता है, वो हर एक CV को पढ़ता है और उसके बाद उसको एनालाइज करता है और फिर वो मेरे सामने ला के रखता है कि यार इसकी जो CV है इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो मुझे लगता है कि ये आपके काम आ सकता है। तो ये 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो AI बेस्ड सिस्टम में फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिख जाती है। अच्छा, अब चूँकि इसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अब 20 और 25% वो CVs जो कि इस ट्रैकिंग सिस्टम से पास होकर मेरे आंखों के सामने आ जाती है, तो अब मुझे भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जिसको देख के मैं एटलीस्ट 6 से 8 सेकंड, 10 सेकंड उस CV को पढूं। बहुत सारी CVs ऐसी आती हैं कि हम उसका पहले ही 2-4 पैराग्राफ्स पढ़ते हैं और उसको साइड में रख देते हैं, तो हमें उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये CV हमारे काम की नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि CVs हमारे पास चूँकि बहुत सारी आती हैं, अगर हमने कोई बड़ी पोजीशन के लिए हायरिंग करनी है, हमने तकरीबन 1 हफ़्ते पहले एक पोजीशन, 2 पोजीशंस ओपन की थी, चीफ़ ऑफ स्टाफ की और दूसरी पोजीशन हमने ओपन की थी चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर की। इन दोनों की सैलरीज़ जो थी तकरीबन 8 से 10 लाख के करीब है, 8 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ।
अब चूँकि ये पोजीशन बहुत बड़ी है तो हमें बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना पड़ेगा तमाम सीवीज़ को। अब उन तमाम सीवीज़ के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि वो पास होके जब हमारे सामने आए तो हम भी उसको पास कर दें, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ आ रही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस वक्त कह सकते हैं, वो ये आ रही है कि जो मैंने शुरू में बताया कि स्टूडेंट जो है एक जेनरिक रिज्यूमे जो है वो बनाते हैं और फटाफट फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं और वो सारी की सारी एक ब्लैक होल में जा रही होती हैं, जो समझ लो कि एक बिन होता है, वहाँ पे जाके वो ज़ाया हो रही होती है। अच्छा, इनसे आगे बढ़ने से पहले कि सीवी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उससे पहले हम थोड़ी सी और चीज़ समझ लेते हैं कि एआई जो है बेसिकली आपका को पायलट है, ये ऑटो पायलट नहीं है। अक्सर हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, डीप सीक यूज़ करते हैं या मल्टीपल एआई एप्लीकेशंस, चाहे वो फ्री हों चाहे वो पेड हों, हम उसको एज अ ऑटो पायलट के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑटो पायलट का मतलब ये है कि एक एयरप्लेन है जिसके अंदर कोई है ही नहीं और वो खुद ही चल रहा है, ठीक है। यानी डिसीजंस भी वही ले रहा है, उड़ भी वही रहा है, लैंड भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन को पायलट का क्या काम होता है कि आप मेन पायलट हो और आपके साथ को पायलट है जो आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है। तो जब आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो तो आप एआई को ऑटो पायलट पे नहीं, उसको को पायलट पे रखो। अगर आप उसको ऑटो पायलट पे रखोगे तो दो नुकसान होंगे। सबसे पहले तो वो आपको बेहतर तरीके से जानता नहीं है, तो वो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सामने दिखा सकता है, जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नुकसान आपका हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब आप को पायलट के तौर पे काम करेंगे, इट वर्क्स लाइक ए असिस्टेंट। आप उसको बताएंगे कि ये करो और वो ऐसा आपके लिए करेगा और आप उस तरह से आगे बढ़ोगे। तो आपने एआई को गाइड करना है, एआई से आपने सिर्फ राय लेनी है, लेकिन उसके कंट्रोल में आपने नहीं आना। ये अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं ना सिर्फ सीवी पे बल्कि प्रपोजल राइटिंग में और भी बहुत सारे जो मामलात हैं उसमें। तो यहाँ पर आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ बताया, जैसे इसकी एक और एग्जांपल आप समझ लें कि जीपीएस के तौर पे आप इसको यूज़ करेंगे और आपको खुद पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं। जीपीएस की एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, जैसे गूगल है। आप कहीं जाते हैं तो आप गूगल खोल लेते हैं, गूगल मैप खोल लेते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, वो आपको घुमाता रहता है, आपको कभी यू टर्न ले लेता है, फिर बोलता है कि वहाँ से टर्न कर लो, वहाँ से टर्न कर लो, वहाँ से टर्न कर लो, और आप उस जगह पे बहुत देर से पहुँचते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उस दौरान आपका वक्त भी ज़ाया हो जाता है और साथ ही साथ आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया कर चुके होते हैं, आपके पेट्रोल भी ज़ाया हो चुका होता है, ऑल दैट। लेकिन अगर आपको पहले से ही वो लोकेशन पता है और आप पहले ही गूगल के ऊपर अच्छे से उसको देखकर उसके साथ आपने 4-5 ऑप्शंस निकाल लिए हैं और उसके बाद फिर आप वहाँ पे पहुँचते हो, तो आप डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँच जाते हो और सही तरीके से पहुँच जाते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कुछ एआई टूल किट्स हैं जिसका आप ओवरव्यू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें रिज्यूमे बिल्डर्स के लिए एक एप्लीकेशन है टील, ये आप चाहो तो आप इसको नोट कर लो, चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है रेजी, ये एक और एप्लीकेशन जिससे आप अपनी रिज्यूमे जो है वो अच्छी बना सकते हो। उसके बाद एक एप्लीकेशन आती है किक रिज्यूमे। अच्छा, उसके अलावा चैटबॉट्स की अगर हम बात करते हैं, ये हम सबको ही पता है, एआई चैटबॉट्स, जनरेटिव एआई जिसको आप कह सकते हो, उसमें चैट जीपीटी है, उसमें ये जो ओपन एआई का है, उसके अलावा गूगल जेमिनाई है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, ठीक है जी, और इस तरह के और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल आपका लिंक्डइन एआई है, ठीक है, जिसमें आपको प्रोफाइल राइटिंग की जो है वो सजेशंस देता है, जॉब डिस्क्रिप्शन की इनसाइट्स देता है। ये बेसिकली बहुत ही प्रोफेशनल टूल है। जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें बना रहे होते हैं तो वो आपको साथ साथ सजेस्ट कर रहा होता है। ये सजेशन जो होती हैं वो लेटेस्ट जो पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, जिसको आप मार्केट ट्रेंड्स कहते हैं, उसकी बेस पे आपको दे रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं कि आप एक अच्छे मैनेजर हैं, तो वो आपको साथ ही साथ सजेशन दे रहा होता है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिकमेंडेशन। मेरी तरफ से आपको यही होगी कि पहले आप कुछ बेसिक टूल्स वगैरह स्टार्ट करें, जैसे चैट जीपीटी है, टील है, और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा हमारा अपना भी एक टूल है जो कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं, एआई बेस्ड टूल है, पूरी टूल किट है बेसिकली, इट्स 50+ टूल्स होते हैं उसके अंदर, वो आपको बहुत सारी जगहों पे भी हेल्प आउट करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके अलावा कि आप को एआई को कैसे इस्तेमाल करना है और एआई को इस्तेमाल करने के कौन कौन से टूल्स हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं सीवी रिज्यूमे प्रोसेस की तरफ, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपना एक अच्छा सा क्या कहते हैं, कवर लेटर। तो यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके मेंबर्स, सवाल की तरफ आते हैं। हैंड रेस किया है माहीन बशीर। जी माहीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने कुछ हमें साइट्स बताई हैं जिनके यूज़ से हम एक अच्छी रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो मैंने जिससे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इट वाज कैनवा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इज कैनवा अ गुड ऑप्शन फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे और नॉट? देखें, कैनवा जो है इज़ फॉर अ डिज़ाइनिंग पर्पस, राइट। जैसे कैनवा मैंने अभी ये प्रेजेंटेशन आपके सामने कैनवा पे ही खोली हुई है। कैनवा इज़ फॉर डिज़ाइनिंग टूल। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन तो आप खुद अपनी बनाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए फिर आपको एआई जनरेटिव चाहिए। देखें, कोई भी चीज़ अगर आप सक्सेसफुली बनाना चाहेंगे तो एक टूल से नहीं बनेगा। डेफिनेटली आपने भी यूज़ किया होगा, उसमें चैट जीपीटी भी यूज़ किया होगा, आपने ख़ुद से भी उसको मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश की होगी। ज़ाहिर है 100% तो एआई टूल्स आपको नहीं बना के देंगे सारी चीज़ें, और अगर वो बना के देंगे भी तो वो इतने कोई हाई एक्सपेक्टेशन के साथ होंगी कि आप ख़ुद उसको पढ़ के उसको फिर कम कर रहे होंगे, क्योंकि एआई जो जब भी सोचता है, जब भी बात करता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाता है एकदम। तो हमें उन तमाम चीज़ों को जो है वो भी देखना होता है। अच्छा, चैट जीपीटी जैसे आपने कैनवा जैसे आपने पूछा, कैनवा इज़ फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस। जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह, डीप सीक है, जेमिनाई है, कोपायलट है, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कंटेंट पर्पस, कंटेंट बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक अच्छी सीवी बना सकते हैं। जी, और कोई सवाल? थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। असदुल्ला डॉगर। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। जी सर, मेरा एक ये सवाल था कि सीवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी एक एटीएस सीवी होती है जिसमें लाइक प्रोजेक्ट्स हो या इंटरेस्ट उसमें लिखा हो, तो क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ लिखनी चाहिए? ग्रेट। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अभी इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक फेस है कि सीवी में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह से उसको हमने डिज़ाइन करना है। और कोई सवाल? अभी सीवी हम जो है आप लोगों को सारी चीज़ें उसमें एडिशन का बताएंगे। अभी जस्ट हमने ओवरव्यू, जो हमने एआई टूल किट का ओवरव्यू लिया, उसके बाद में क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी तो मैंने आपको पेन पॉइंट्स बताया ना कि सीवी के साथ, हमारी सीवी के साथ बेसिकली हो क्या रहा है। हम सीवी बना के भेजते तो रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है। बात तो ये है। अभी तो हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि एटीएस क्या होता है, एटीएस किस तरह से काम करता है। एटीएस 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक होता है जो कि कीवर्ड बेस्ड होता है, फिक्स्ड होता है, और एक एआई बेस्ड होता है। तो अभी तो हमने सिर्फ ये बात की। अभी हम सीवी की तरफ जाएंगे कि सीवी में क्या ऐड करना चाहिए और सीवी कैसे बनेगी। चले, मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का फेज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हाउ टू हिट द नेल। अब हमने करना क्या है। देखें, जैसे हम रिक्वायरमेंट पूछते हैं, जैसे आप में से कुछ लोग जो हैं वो बीबीए के भी शायद हों, या बिज़नेस करते हों, या बिज़नेस का आइडिया कोई आपके जहन में हो, कोई स्टार्टअप करते हो या स्टार्टअप प्लान किया हुआ हो, तो आपके जहन में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि आप अपने प्रोफाइल बनाते हैं। एक होती है आपकी प्रोफाइल कि आपकी जो कंपनी है वो ये काम करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद बनता है प्रपोज़ल, वो बनता है आपके क्लाइंट के लिए, और हर क्लाइंट के लिए जो प्रपोज़ल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एक क्लाइंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंपनी आती है जो कि कहती है कि हमें एक वेबसाइट बनवानी है
और हमारा फैशन स्टोर है। अब उनके लिए जो मेरा प्रपोज़ल होगा वो होगा ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाओ। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। उनका पर्पस जो है वो सेल करना है अपने प्रोडक्ट को। चूँकि वो फैशन इंडस्ट्री है तो उनका जो एंड कस्टमर है वो एक आम आदमी है, ठीक है। तो मेरे लिए उनका प्रपोज़ल डिफरेंट होगा, उसका प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग भी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और कंपनी आती है जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनका जो एंड यूज़र है वो पब्लिक नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, वो दूसरी कंपनी है। या तो वो होलसेलर है, या वो रिटेलर है, या फिर वो कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है। तो अब वो जो मैं उसको जो प्रपोज़ल दूंगा तो वो मैं ई कॉमर्स का नहीं दूंगा, मैं उसको एक बिज़नेस वेबसाइट का प्रपोज़ल दूंगा। क्योंकि ई कॉमर्स वो बना के करेगा क्या? तो यानी हर कंपनी के लिए, हर कस्टमर के लिए एक अलग प्रपोज़ल होता है। अब हम अगर एक काम ये करें कि हम बस एक ही प्रपोज़ल बना दें और जो भी हमसे बोले कि हमें आपसे वेबसाइट बनवानी है तो हम उसको एक ही प्रपोज़ल देते रहें, तो डेफ़िनेटली उसमें से आधे लोग जो हैं वो हमसे काम नहीं करवाएंगे। तो यहाँ आ जाती है कस्टमाइजेशन। तो जिस तरह से अगर हम वही स्ट्रैटेजी उठा के अपनी सीवी पे रख दें, तो फिर आप यहाँ पे सोचें कि हम अपनी सीवी फिर जनरल क्यों बनाते हैं। अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी सीवी के अंदर वही चीज़ें होनी चाहिए जो कि उनकी रिक्वायरमेंट भी हो और उनके पेन पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं। और एक सक्सेसफुल सीवी बनाने के लिए ये 3 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़याल रखना है। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस कंपनी में वो सीवी भेज रहे हैं, आपने उसकी प्रोफाइल को स्टडी करना है, आपने उनकी वेबसाइट को खोल के देखना है, आपने उनके जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं, आपने लिंक्डइन पे उस कंपनी को सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसके पेज को पढ़ना है और वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ कौन हैं। आप उन एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल्स को खोल के चेक करें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उस कंपनी का कल्चर कैसा है, जो कॉर्पोरेट कल्चर कहलाता है। जब आप कॉर्पोरेट कल्चर को समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि इस कंपनी का वर्क एथिक्स क्या है। अब ये बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको मोटे मोटे अल्फाज बता रहा हूँ। वर्क एथिक्स और कॉर्पोरेट कल्चर, आप इन तमाम चीज़ों को नोट करें और आप बाद में इसको गूगल करके देखिएगा। ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसी के साथ साथ आप उनकी प्रोफाइल्स भी देखें, वेबसाइट भी देखें। अगर उनके सोशल अकाउंट्स बने हुए हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, वो सारे अकाउंट्स आप खोल के देखें तो आपको उनका जो प्रोडक्ट है वो समझ आएगा, आपको उनका कस्टमर पर्सोना समझ में आ जाएगा, यानी कि वो किस टाइप के कस्टमर्स को डील करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें स्टडी कर लेंगे तो आपको उनका पेन पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। पेन पॉइंट क्या होता है? जिस पे कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही होती है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। और डेफिनेटली कंपनीज़ लोगों को जब हायर करती हैं तो वो अपने पेन पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए या एक सर्टेन टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए हायर करती है। अब आपने कंपनी प्रोफाइल तो पढ़ ली, समझ ली, सारी चीज़ें देख ली। अब आप उसको कंपेयर करें अपने आप से कि इस कंपनी के अंदर मैं किस पोजीशन पर जाके फ़िट होता हूँ या होती हूँ, और मैं अगर इस पोजीशन पे जाऊँ तो मैं कंपनी को क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके कवर हो गए कि आपने पहले तो कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी किया, उनको समझा, और उसके बाद आपने उनके पेन पॉइंट्स को जो है वो पॉइंट आउट करके अपने पास लिख लिया। फिर आपने उन पेन पॉइंट्स को अपनी प्रोफाइल या अपनी सीवी के साथ कंपेयर किया, और उसके बाद आप अपनी रिज्यूमे को एज अ प्रपोज़ल डिज़ाइन करेंगे। जब ये रिज्यूमे डिज़ाइन होगी और जब वहाँ पहुँचेगी तो वो जो HR हेड होगा, जब वो उसको पढ़ रहा होगा तो उसको समझ में आएगा कि ये रिज्यूमे स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई है, और इट सीम्स लाइक कि यार ये बंदा शायद मार्केट में आया ही हमारी वजह से। तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर CV, जो कि आपकी उसी जगह पे जाके लगेगी जहाँ पे उसको लगनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर हुई बात आपकी कि किस तरह से जो है वो हम अपनी CV को जो है वो बेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन पॉइंट जो है वो यही है, और उसके अलावा जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो तो बहुत ही आम सी है। अक्सर लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। बेसिक चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ।
हम फादर्स नेम लिखते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फादर नेम लिखने की। आप NIC लिख देते हैं, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो लिखने की, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी सिटी लिखनी है जहाँ पर आप मौजूद हैं, ताकि अगर एम्प्लॉयर को ये पता करना हो कि आप हमारी शहर में हैं तो उसको पता चल जाए, ठीक है। कोई पूरा आपको घर का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ इलाके की फ़लाँ स्ट्रीट के फ़लाँ मकान नंबर पर मैं रहता हूँ। नथिंग, मेक इट वेरी प्रोफेशनल। अच्छी सी एक प्रोफेशनल तस्वीर लगाएं आप अपनी, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए। सिर्फ आपका फेस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वह आपके कॉलर से नीचे तक होनी चाहिए, ताकि आपके शोल्डर पूरे आएँ और उससे आपका जो पर्सनैलिटी है वो क्लियर हो जाएगी कि आप किस पर्सनैलिटी के हैं। तो जो HR हेड्स होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ज़्यादा देनी, आपने सिर्फ अपनी क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो शो करना है। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर हम लोग के पास मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हुआ करता था कि हमने अगर BCom किया हुआ है तो फिर हमारा वही एक स्ट्रक्चर चल रहा है, हमने उसी से रेलेवेंट कोर्सेज़ किए हुए हैं, उसी से रेलेवेंट चीज़ें की हुई हैं। लेकिन अब चीज़ें बड़ी डाइवर्सिफाइड हो गई हैं जब से ऑनलाइन अर्निंग और लर्निंग का जो मॉडल पाकिस्तान में आया है, स्पेशली आफ्टर द कोविड। तो लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग हैं उनको AI भी आता है, उनको माइक्रोसॉफ्ट भी पूरा MS ऑफिस यूज़ करना आता है, फिर उनको जो है वो क्या कहते हैं कि और मल्टीपल टूल्स हैं, SEO भी आती है, डिज़ाइनिंग भी आती है, कोर उनका जो है वो e-कॉमर्स का है, और वैसे उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कुछ और है। तो इस तरह की जो CVs होती हैं वो मोस्टली रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वो बंदा चाहिए जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ वेब के लिए, तो वो वेब का ऐसा एक्सपर्ट हो कि उसने 10 साल से सिर्फ वेब पे काम किया हो, वो मार्केटिंग में ना गया हो। उसकी वजह ये है क्योंकि वो जब चीज़ मुझे बना के देगा वो ऐसी होगी कि वो मार्केट में स्टैंड आउट करेगी। अगर कोई मुझे मार्केटिंग के लिए चाहिए तो फिर मैं उसकी CV में ये देखूँगा कि इसका सारा एक्सपीरियंस, इसके सारे कोर्सेज़ तकरीबन मार्केटिंग के ही हों, क्योंकि फिर मुझे मार्केटिंग के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं चाहिए होगा। तो ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि किसी के पास अगर एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो फिर वो क्या करे। तो पॉइंट इज़ हेयर कि अगर तो आप किसी ऐसी बड़ी फर्म में जा रहे हैं जहां आपको ये लगता है कि ये कंपनी बहुत फोकस्ड है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। कंपनी प्रोफाइल देखने के बाद आपको उनके एम्प्लॉयज़ दिख जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हैं। अगर वो सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो एक सर्टेन एक्सपीरियंस के साथ हैं तो फिर आपको उसी मुताबिक अपनी CV प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका ऑफिस कल्चर होता है, जिसको आप कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं, वो बहुत मैटर करता है आपकी हायरिंग के ऊपर। अब चूँकि हम लोग खुद तो अपनी हायरिंग करते हैं, साथ ही साथ हम बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ को कंसल्टेंसी भी दे रहे होते हैं, हम उनको ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी देते हैं, तो उसके साथ साथ हम उनकी हायरिंग भी करके देते हैं। इस वक्त 2 कंपनीज़ हैं, एक पाकिस्तानी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनके पास ऑलरेडी 250 के करीब 300 के करीब जो हैं वो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक जर्मन कंपनी है, उसका पाकिस्तान में कंट्री ऑफिस खुला हुआ है, एक हम उनके लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उन दोनों के लिए जो है वो बड़े एक्सपर्ट्स लोग चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिस अब हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सो फार ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब यहाँ तक अब दूसरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है कि पहले मैंने आपको बता दिया CV में क्या हर्डल्स आती हैं, क्या इश्यूज़ आते हैं, कहाँ पे हम रुकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उसके बाद ये दूसरा सेगमेंट हमारा हुआ है कि CV के अंदर क्या ऐड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और CV बनाते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब इस सेक्शन में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। उसके बाद फिर हम लास्ट सेक्शन में जाते हैं अपने कवर लेटर के ऊपर। जी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, वालेकुम सलाम। रिक्वेस्ट है कि आप ये जो आपने जितने भी चीज़ें बताई हैं वो आपसे भी समराइज कर सकते हैं।
आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत है, मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। नूर आपकी बात समझ नहीं आई। सर मेरा क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने सीवी से रिलेटेड जो चीज़ें बताई हैं कौन सी होनी चाहिए, ये आप थोड़ा समराइज कर सकते हैं? तो मैं सेशन ये स्टार्ट कर था। कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो भी आपने से रिलेटेड बताया है होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा समराइज करते हैं। सलमान, कैन यू हेल्प मी? कह रही हैं सर जो आपने सेशन में बताया ना, तो थोड़ा सा गाइड करते हैं। नूर, ये सामने ही आपको स्लाइड शो हो रही है ना, सर ने इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बात की है। स्टडी कंपनी प्रोफाइल, फाइंड द पेन पॉइंट और प्रेजेंट रिज्यूमे एज अ प्रपोजल। तो इसी पे सर ने डिटेल बात की है। आगे हम सवाल ले लेते हैं ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा अगर आपने लेट ज्वाइन किया। सर ये एक सवाल है सनम का, कह रही है कि जो अपनी सीवी में पिक्चर यूज़ नहीं करते, पिक्चर आजकल बड़ा ट्रेंड आया हुआ है पिक्चर्स का, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पिक्चर यूज़ करना तो इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। अब हमारा थोड़ा सा कल्चर एक डिफरेंट आ जाता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे ना, तो सबकी पिक्चर्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, और जिन जिन की पिक्चर्स होती हैं प्रोफाइल पे, उनका जो सक्सेस रेट होता है वो तकरीबन 90% होता है। तो ये एक इशू है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो व्हाट यू कैन डू मैक्स इज़ कि आजकल एआई पिक्चर्स का बड़ा एक चला हुआ है कि आपकी पिक्चर आपसे मिलती जुलती तो होगी, लेकिन वो थोड़ी सी सिनेमैटिक किस्म की हो जाती है। मतलब आपकी रियल फ़ोटो नहीं होती, लेकिन फिर भी मिलती जुलती होती है, तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर इस टाइप की अगर आप कोई पिक्चर यूज़ करना चाहें तो वुड बी ग्रेट एज़ वेल। अच्छा, दूसरी चीज़ और होती है, एक और चीज़ है कि अक्सर हम लिंक्डइन प्रोफाइल्स खोलते हैं तो लोग अपना नंबर हाइड करके रखते हैं। ये ट्रेंड हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन अगर इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो बहुत ही ओपन लोगों ने अपनी ईमेल्स और अपने नंबर्स रखे होते हैं। तो अगर प्राइवेसी का कोई इशू है तो इट्स बेटर कि आप एक और नंबर अपना इशू करवाएं जो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए हो, आपका प्राइवेट ना हो, और आप वो नंबर वहाँ पे शो ज़रूर करें, ताकि फ़ौरी तौर पे अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने हमें अपनी सीवीज़ भेजी, हमें लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया, हमने उनकी ऑलमोस्ट सिलेक्शन कर ली, लेकिन जब हमने प्रोफाइल में जाके उनका नंबर ढूंढा तो हमें नंबर नहीं मिला। बस उन्होंने जो है वो शेयर कर दिया कि वी आर ओपन फॉर द जॉब और फलां फलां, और जब हमने प्रोफाइल देखी हमें सब समझ में आ गया, लेकिन नंबर नहीं मिला, और हमें फ़ौरी हायरिंग करनी थी 1 से 2 दिन के अंदर, तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो आपने अपने आप को ओपन रखना है, आपने दरवाजे खुले रखने हैं ताकि लोग आएँ और आपको जो है वो आपके लिए ईजी हो जाए सारी चीज़। जी, और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन है कि देयर इज अ ट्रेंड ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट्स नाउअडेज, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अच्छा, सर्टिफिकेट्स का जो ट्रेंड है किस हवाले से? जो हम वेबिनार्स वगैरह मुख्तलिफ करते रहते हैं और सर्टिफिकेट जमा करते हैं, उसके हवाले से बात हो रही है? हाँ सर, लिंक्डइन में भी आप सर्टिफिकेट अपने अपलोड करते रहते हैं ना, हर जगह से सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं और दैट्स। अच्छा, देखिए, मैं हाईली रिकमेंड कि देखें, सर्टिफिकेशंस अगर आप ले भी रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट ही होने चाहिए, और आप अपना वक्त भी वहीं पे लगाएं जहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। दैट्स इट। इसके ऊपर बस मैं यही कमेंट कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं वो यही होते हैं कि आपकी प्रोफाइल फिर किसी काम की नहीं रहती। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमारे पास सीवीज़ आ रही होती हैं, हम देखते हैं और हम बोलते हैं इसने ये किया हुआ है और ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, तो हम उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन नहीं होती। अगर आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं तो अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए आप 50 सर्टिफिकेशंस लें, दैट वुड बी ग्रेट। जी, आगे मूव करते हैं, बस सेशन का टाइम कम है सर हमारे पास, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे चैट जीपीटी दिख रहा है? यस। अच्छा, अब इसको थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, हमने कवर लेटर लिखना होता है। तो कवर लेटर बेसिकली क्या होता है, वो आपके रिज्यूमे का एक छोटा सा बैनर होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपको एक छोटा सा फ्लायर उनके फेसबुक पेज पे दिखता है कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर, या ये रमज़ान डील, या ये जो है वो फ़लाँ डील, हमने 14 अगस्त डील लॉन्च कर दी है, लेकिन फुल मेन्यू आपको रेस्टोरेंट में जाके ही मिल रहा होता है। ठीक है,
तो कवर लेटर जो होता है बेसिकली ये आपका एक फ्लायर होता है और वो अट्रैक्ट करता है आपके रिक्रूटर को या फिर आपके एम्प्लॉयर को। वो आप बहुत अच्छा सा बनाते हैं, उसके बाद फिर वो उसको पढ़ के आपकी सीवी पे जाता है और सीवी फिर आपकी कंप्लीट पढ़ता है। तो वो आपका जो मेन्यू होता है कि आप ये भी ऑफ़र कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर वो उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो जो कवर लेटर होता है वो बेसिकली आपका मेन फोकस्ड एरिया होना चाहिए और उसकी बेस पे फिर लोग आपसे फर्दर आगे कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, कवर लेटर के अंदर चूँकि लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने जो लास्ट स्लाइड मैंने खोली हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी प्रोफाइल होनी चाहिए, पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए और प्रेजेंट रिज्यूमे एज अ प्रपोजल। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कंपनी को कंसिडर करते हैं कि ये कंपनी है, वो कंपनी ये काम करती है और उसके ये पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं करंट सिचुएशन जो चल रही है हमारे पास, जिस कंपनी के लिए अभी हमने एक हायरिंग खोली हुई है, मैं उसी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट भी आपकी एक ऐसी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी, जो कि आप अच्छे से इससे बात कर सकें। अच्छा, आई एम प्लानिंग ए resume and a cover letter for myself. I have completed a BBA from IBA और IBM कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मुझे एक रिज्यूमे और कवर लेटर बनाना है अपने लिए, ठीक है। और मैंने BBA कंप्लीट किया हुआ है IBM से, जिसको आप पहले CBM कहते थे। आई एम अप्लाइंग फॉर ए पोजीशन आई एम अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन ऑफ COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। द पेन पॉइंट्स ऑफ द कंपनी इज CEO is in Dubai for a long time and have no proper communication with the team, so he wants to have someone who can on his seat, ठीक है। ये इसके पेन पॉइंट्स हैं। और बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द रिज्यूमे, प्लीज मेक ए attractive cover letter for me. Remember, I have a 5+ years of experience in management as well as completed the PMP। आप में से जिसको PMP का नहीं पता, इट्स ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। और साथ ही आप अगर कोई और इसमें चीज़ें लिख दें, आई एम एक्सपर्ट इन यूजिंग generative AI technology for day-to-day operations।
ठीक है, अब आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं जो भी सारा इनपुट आप देना चाहें। ये भी फ़िलहाल जितना टाइम है उस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन करके और इसको अब हम देते हैं। लेट्स सी ये हमें क्या निकाल के देता है। अच्छा जी, हेयर इज़ अ पॉलिश ड्राफ्ट ऑफ योर कंटेंट कवर लेटर टेलर दी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पोजीशन। अच्छा, कीपिंग इन पॉइंट्स कंपनीज पेन पॉइंट्स, लैक ऑफ लीडरशिप प्रेजेंस ड्यू टू सीईओज एब्सेंस, कम्युनिकेशन गैप एंड नीड फॉर समवन टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सेकंड इन कमांड। बिल्कुल ठीक इसने हमें कैच किया है। अब यहाँ पर ये सारा इसने कवर लेटर बना के हमें दे दिया है और ये कवर लेटर यहाँ पे आपके पास आ गया होगा। अच्छा सलमान, मुझे बताएं कि क्या ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो ये मैं आपको ना इस पूरे वेबिनार का लिंक दे दूंगा, तो आप सबके साथ शेयर कर लीजिएगा। इसमें इनके पास ये सारा जो है वो रिकॉर्डिंग भी आएगी और साथ ही साथ जो है आपके पास इसका जो कवर लेटर है ये मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, मेरा भी अपना भी एक और प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो मुझे उसमें भी ज़ाहिर जाना है, तो आप इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अब आप में से अगर किसी को कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी इसमें शेयर कर दूंगा इसके साथ साथ, कि बेसिकली आपको सिर्फ रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर और कवर लेटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लिंक्डइन को भी बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनेगी, और लिंक्डइन के अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि आप उस प्रोफाइल को बनाएं, लिंक्डइन को प्रिपेयर करें और 1 क्लिक करें तो आपके पास वो लिंक्डइन की सीवी आपके पास अपनी डाउनलोड हो जाती है और वो भी एआई बेस्ड होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। तो बहरहाल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू टू लिसनिंग में। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये सनम का क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ डिग्री मैटर इन फ्रीलांसिंग एंड इफ समवन डजंट हैव अ फैंसी डिग्री हाउ शुड दे शो देयर एजुकेशन इन देयर रिज्यूमे? देखें, अगर ये 2 सवाल हैं आपके। एक सवाल तो ये है कि ये कितनी मैटर करती है, तो अगर हम उसको इंडिविजुअली देखें तो देखें एजुकेशन ऑलवेज़ मैटर्स, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई छोटी सी दुकान भी खोलना चाहें तो मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप पहले पढ़ लें, उसके बाद आप दुकान खोलें। ये मत सोचें कि ये करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ने से आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, आपकी सोच समझ अच्छी होती है और आपको रूल्स समझ में आते हैं। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपको कल को टैक्सेशन का प्रॉब्लम आएगा। आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो गया, अब आपको टैक्सेशन समझनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन समझनी है, आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, फिर आप क्या करेंगे? सो दिस बेसिकली मैटर्स अ लॉट। मैं एक साहब को जानता हूँ, ही बहुत अरबों खरबोपति आदमी है, लेकिन वो बेचारा कभी इंटरव्यू उसने नहीं किया। अब नाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल जो कि ट्रस्टेबल हों और उसकी कंपनी को संभाल लें। उसके पास बिज़नेस बहुत है लेकिन उसके पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कहा कि अगर फैंसी डिग्री नहीं है तो फिर क्या करें, तो कोशिश करें कि आप उसको ऑनलाइन करने की आपके पास कोई ऑप्शन हो। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन भी डिग्रीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, और अगर ऑनलाइन डिग्रीज़ नहीं है तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ले लें, जैसे मैंने PMP का आपको बताया। इसी तरह से और भी बहुत सारे आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, IIBA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एनालिसिस, आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। क्वांटिक इंस्टीट्यूट है, ये इंटरनेशनल मास्टर्स करवा रहे हैं, आप वहाँ से कर लें। तो ऑप्शंस यू हैव अ लॉट। तो अगर आप करेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो काम तो चल ही जाता है, बहुत सारे लोग हैं, काम चल ही रहा है जी। सर ये क्वेश्चन है इनका, any tips for improving LinkedIn profile as a student, how to get internship job? इंटर्नशिप जॉब्स कैसे हम ले सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, ये सवाल है। यस। देखें, अगेन वही वाली बात है कि आप अपनी सीवी को अच्छा करें। अब आप ये सोचेंगे कि सर इंटर्नीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस तरह से अपनी सीवी को इतना स्ट्रॉन्ग करें, तो वहाँ पे फिर हम ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि आपकी डिमांड कम होती है लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो लर्निंग आउटकम होती है। तो जब मैं इनिशियली आज से कोई 17, 18, 19 साल पहले हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिए और बहुत कम कॉस्ट में करके दिए। तो
तो इसी तरीके से जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आप उनसे बोलें अगर कि नहीं सर मैं तो इतना चार्ज करूँगा या मैं इतना चार्ज करूँगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। आपको फ्लेक्सिबल रहें, 1-2 इंटर्नशिप में आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप फर्दर आगे जल्दी ग्रो करेंगे। और अच्छा एक चीज़ और कि हमारी कुछ इंटर्नशिप्स हमारी भी ओपन हैं, ठीक है, तो सलमान मैं आपको डिटेल्स वगैरह दे दूँगा, तो आप शेयर कर लीजिएगा, अगर कोई हमें इंटर्नशिप में ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। फ़िज़िकल इंटर्नशिप्स भी मौजूद हैं और ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी मौजूद हैं। ओह ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। सर ये इन्होंने एक सवाल पूछा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का इफेक्ट सीवी पे। डेफिनेटली अलॉट एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आप अगर कंसिडर कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इतने टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं होते। बहुत सारे मैनेजर्स मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर चले गए और बाहर से पीएचडी करके आ गए और उनको जॉब मिल गई, लेकिन दे आर वेरी बैड एट प्रेजेंटेशन स्किल्स। दे आर जी जी थैंक यू फैसल सर आज प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा टाइम हो गया। ग्रेट थैंक यू। जी जी साहिबजादी CEO साहिबजादी राइटिंग स्क्वाड इज हियर। साहिबजादी वेलकम। Thank you. जी मैम जस्ट 2 minutes left please over to you. Thank you. Okay, first of all, thank you so much to our today's guest speaker, Sir Faisal and Sheikh, You're welcome. the CEO of Beehive Consultancy, about sharing the insights regarding AI-powered resume generation are building stand out in the job market. Like when we talk about resume, then that's mean ke it is going to meet with the requirement of the required job. जब भी किसी जॉब के बारे में हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी रिक्वायरमेंट के पूरी उतरेगी तो आपकी सीवी जो है वो आगे फॉरवर्ड होगी, अदरवाइज वो डस्टबिन में जाएगी। सो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव यू हैव टू प्रिपेयर योर CV on a professional manner. So from this perspective, our today's guest speaker, Sir Faisal Sheikh, delivered a very amazing and insightful and healthy insights regarding the resume writing. So must turn all these knowledge into the practical life, because without doing practice आपके लिए knowledge just जो है ना वो बस limited है आपके mind के हद तक. So on the behalf of National Youth Leadership Program, I really am grateful for the insights, for the precious time of our today's guest speaker who shared an insightful session regarding the youth, and definitely all the credit goes to our chairman of National Youth Leadership Program, Sir Khwaja Shiraz Ali, who is sharing such insightful knowledge for the youth empowerment and organizing such amazing and productive sessions for the skills enhancement of our youth and our next generation. So on the behalf of National Youth Leadership Program, I really thankful to all the participants who are participated actively in this session, and all the team members and our esteemed guest speaker. Thank you so much once again for your valuable contribution toward the youth empowerment. So that's all, and don't forget to mark your attendance. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you so much our guest Sir Faisal Sheikh, and ending remarks by Sahiba, and I would like to end this session now. It's only 20 seconds remaining.